नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का 8th चैप्टर मतलब अपना जल संसाधन, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें, जैसे चैप्टर का नाम है जल संसाधन, तो संसाधन क्या होते हैं। संसाधन के बारे में आप पिछली क्लासों में आप पढ़ चुके हैं, जो एक पूरी डेफिनेशन है। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करूँ कि संसाधन क्या होते हैं। ऐसा कोई भी सोर्स जो मानव के लिए क्या हो, उपयोगी हो, या कोई भी वस्तु जो मानव के लिए क्या होती है, उपयोगी होती हैं, वो के सब क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो जल संसाधन मतलब जल क्या है, मानव के लिए उपयोगी है, इसलिए क्या है, कहलाता है जल संसाधन। जल संसाधन की हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि मानव की कितनी भी क्रियाकलाप हो, कोई भी क्रियाकलाप हो, उन सब में क्या आवश्यकता होता है, जल की आवश्यकता होती है। मानवीय क्रियाओं का मतलब मानव जैसे सुबह उठ के खाना पीना, नहाना धोना, इन सब कार्यों के अंदर किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। और दूसरा देखें, मानवीय सभ्यताओं का जितना भी विकास है वो सारा का सारा कहाँ मिलता है, हमें नदी घाटियों में मिलता है। क्यों? क्योंकि मानव की सबसे प्रमुख जो आवश्यकता होती है वो किसकी है, जल की आवश्यकता है। उसके बाद में हम बात करें जल संसाधन की, तो जल किसी भी देश हो, उसका चाहे सामाजिक विकास हो चाहे आर्थिक विकास हो, इन सब के लिए जल एक प्राथमिक आवश्यकता होती है। मतलब जल के बिना न तो सामाजिक विकास हो सकता है और न ही आर्थिक विकास हो सकता है। अब बात करें कि इस जो पूरी अपनी धरती है, जो धरातल है, इस पे कितना जल है, उसकी बात करें तो धरातल पे यदि जल की जो उपलब्धता है वो यदि हम देखें तो पृथ्वी का जो पूरा धरातल है उस पर 29% पे तो क्या है, स्थल है, मतलब भूमि है, और 71% धरातल पर क्या है, जल विद्यमान है। इसको देख के तो हमें लगता है कि जल की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो अपना 71% जो जल है, यदि इसको देखा जाए तो इनमें से 97% जो जल है वो कहां पर विद्यमान है, महासागरों में विद्यमान है। और महासागरों का जल कैसा होता है, खारा, जो मानवीय जो क्रियाएं हैं उनमें यूज नहीं हो सकता। क्यों? ये जल न तो कपड़े धोने के काम आ सकता है, न पीने के काम आ सकता है, न ही सिंचाई के काम आ सकता है। तो ऐसा ये जल है, मतलब खारा जल है। तो फिर कौन सा उपयोगी है, जो 3% जो जल है, जो अपने पास मीठा जल है, यही मानव के उपयोगी है। अब 3% भी संपूर्ण अपने उपयोग में नहीं ले पा रहे, कैसे? अब बात करते हैं इसकी। यदि 3% को भी हम देखें तो इसका 3% का भी 69% जो हिस्सा है वो क्या है, हिमजल के रूप में है। हिमजल का मतलब बर्फ के रूप में है। और 30% जो हिस्सा है वो कहाँ है, भूमिगत जल है, मतलब जमीन के अंदर है। तो धरातल पे केवल 1% जो जल है ये धरातल पे विद्यमान है। ये नदियों के रूप में, तालाबों के रूप में, झरनों के रूप में या अन्य कोई भी सोर्स उनके रूप में ये विद्यमान है। अब ये जो 1% जल है यही मानव के लिए उपयोगी है, पेयजल के रूप में, कृषि के रूप में, या सिंचाई के रूप में, या अन्य कोई भी आर्थिक क्रियाएं हो, इन सब में यह जो धरातलीय जल है यही उपयोग में आता है। आगे बात, ये तो हो गई पूरे धरातल की हमने बात की, पूरी पृथ्वी की हमने बात की। लेकिन हम हमारे यदि देश की बात करें, पूरे भारत देश की बात करें, तो पूरे भारत में भारत सरकार ने इस जल संसाधन के प्रबंधन के लिए एक मंत्रालय बना रखा है, जिस मंत्रालय का नाम क्या है, जल संसाधन मंत्रालय। जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार यदि हम बात करें तो पूरे भारत में जो हमारे पानी है, जो कुल पानी की उपलब्धता है वो कितनी है, 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर। इतना जल पूरे भारत में उपलब्ध है। इसमें से जो उपयोगी जो जल है वो केवल कितना है, 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल। इतना जल है वो उपयोग में ले सकते हैं। इसका मतलब 746 जो क्यूबिक मतलब बिलियन क्यूबिक जो मीटर जल है ये उपयोगी नहीं है। अब 1123 बिलियन जो क्यूबिक मीटर जल है, इसमें से 690 बिलियन क्यूबिक मीटर तो कहां पर है, सतही जल है, मतलब सतह पर है। और 433 बिलियन क्यूबिक मीटर जो जल है वो कौन सा जल है, भूजल है,
भूजल का मतलब जमीन के अंदर है। आगे हम बात करें हमारे जल की आवश्यकता की, तो भारत में जो आवश्यकता है जल की वो 2000 में हमें एक वर्ष में जो जल की आवश्यकता हुआ करती थी वो थी 634 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष। इसका मतलब एक वर्ष में हमें इतने जल की आवश्यकता हुआ करती थी। और अब जो 2025 आएगी तब हमें जल की जो मांग है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष। मतलब यहाँ पे जो 634 बिलियन क्यूबिक मीटर जल थी अब ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 2000 में 634 क्यूबिक मीटर जल है और यहाँ पे वर्ष 2025 में 1023 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। ये जो इतना बढ़ा हुआ पार्ट है, इतना जल हमें अधिक आवश्यकता है। ऐसा कारण क्या है ऐसा होने का, अधिक आवश्यकता होने का? एक तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि, एक तो हमारी जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, दूसरा वैश्विक उष्णता मतलब ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से हमें पानी की मात्रा जो बढ़ी हुई है ये इतनी अधिक आवश्यकता होगी। अब क्या किया जाए, हमें जल का समुचित प्रबंधन करना होगा और संरक्षण करना होगा, तब जाके हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। अब आगे बात करें हैं कि जल प्रबंधन होता क्या है। यदि जल प्रबंधन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले बात करें कि जल प्रबंधन होता क्या है, कि जल की मांग और आपूर्ति दोनों में क्या कर दिया जाए, सामंजस्य स्थापित कर दिया जाए। मतलब जितनी मांग है उतनी उसकी आपूर्ति कर दी जाए। अब इसके लिए हमें कोई भी तकनीक प्रयोग करनी पड़े या योजनाएं बनानी पड़े और जल का इस योजनाओं के माध्यम से या तकनीक के माध्यम से जल का वितरण, विकास, सुव्यवस्थित उपयोग के लिए आवश्यक है। इसका मतलब कोई भी योजना, कोई भी तकनीकी जिससे क्या हो, जल की जितनी मांग है उतनी आपूर्ति हो जाए, यही क्या कहलाता है, जल प्रबंधन कहलाता है। अब बात करें कि जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि जैसे पिछले अपन ने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले भी कि एक तो जनसंख्या वृद्धि के कारण जल की मांग बढ़ती है, दूसरा आधुनिक जीवन शैली की वजह से भी क्या होती है, जल की आवश्यकता बढ़ती है। आधुनिक जीवन शैली के अंदर क्योंकि पहले एक व्यक्ति जैसे मान लो 20 लीटर पानी से नहाता था, आजकल व्यक्ति शावर चलाता है तो उसमें 20 की जगह 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। पहले व्यक्ति अपने घरेलू जो कार्य है उसमें पानी कम यूज करता था, आजकल अधिक काम में लेते हैं। तो इस तरीके से जो आधुनिक जो जीवन शैली है इसमें भी पानी की डिमांड अधिक हो गई। इसके अलावा हम बात करें जल के अवैज्ञानिक उपयोग, जल का जो उपयोग कर रहे हैं अवैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं, इन सब की वजह से जल की अधिक आवश्यकता होती जा रही है। इसके अलावा जहां से हमें पानी प्राप्त हो सकता है उसकी यदि हम बात करें तो वर्षा जल से हमें प्राप्त होता है और वर्षा जल का अधिकांश जो भाग है वो नदियों के माध्यम से क्या होता है, व्यर्थ बहकर चला जाता है। इसका मतलब जहां पे आपूर्ति हमें हो सकती है वह जल तो क्या है, व्यर्थ बह जाता है और मांग हमारी क्या है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इन दोनों को समानांतर करने के लिए या कहें कि बराबर करने के लिए क्या करना चाहिए, जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना होगा और इसके लिए क्या करना होगा, जल प्रबंधन आवश्यक है कि जितनी मांग है उसकी पूर्ति हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जल का प्रबंधन करना होगा। अब जल प्रबंधन कैसे किया जाए इसकी यदि हम बात करें तो जल का प्रबंधन मतलब जो जहां से जल हमें प्राप्त हो सकता है, जो सोर्स है उसका पहले प्रबंधन करें। कैसे, क्योंकि जो हमें मीठा जल हमें प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है, वर्षा जल से। और वर्षा जल नदियों में बह के जा रहा है तो वर्षा जल जो धरातलीय प्रवाह से जो व्यर्थ होने वाला जो जल है उसका क्या किया जाए, सदुपयोग किया जाए, जिससे क्या हो, बढ़ती जो जनसंख्या की मांग है वो पूर्ति हो जाए और मानसून की जो अनिश्चितता और अनियमितता के कारण जो सूखा और अकाल की स्थिति होती है उससे निपटने के लिए आवश्यक है। तो जल प्रबंधन को कैसे किया जाए, एक तो कि वर्षा का जो जल है जो बह जाता है इसको यदि हम स्टोरेज कर लें
तो पीने की जो पानी की आवश्यकता है वह पूर्ति हो सकती है, सिंचाई के लिए जो पानी की आवश्यकता है वह पूर्ति की जा सकती है, उद्योगों में जो जल की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सकती है। इसके अलावा यदि नदियों में जो बाढ़ आती थी उसको भी हम पानी को स्टोरेज करके एक नियमित रूप से पानी को छोड़ेंगे तो नदियों में बाढ़ से भी रोका जा सकता है। और दूसरा क्या है, जब नदियों में पानी कम हो जाता है उस समय जो स्टोरेज पानी है उसको उपयोग करके जो सूखे और अकाल है उससे भी निपटा जा सकता है। इस तरीके से हम वर्षा जल का प्रबंधन कर सकते हैं। अब वर्षा जल का प्रबंधन की हमने बात कर ली, तो भारत जो देश है इसमें जैसे ही अपना भारत 1947 में आज़ाद हुआ, भारतीय सरकारें बनी, तो सबसे पहले देश की आज़ादी के तुरंत बाद जो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया, इन पंचवर्षीय योजनाओं में तय किया गया कि जल के प्रबंधन के लिए हम क्या निर्माण करेंगे, बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं का निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं का इन पंचवर्षीय योजनाओं में निर्माण किया गया। अब ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती क्या हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मतलब ये होता है कि इसका उद्देश्य एक नहीं होता। कोई भी ऐसी योजना जिसका उद्देश्य एक से अधिक हो तो वो सारी योजनाएं क्या कहलाती है? बहुउद्देशीय परियोजना। इस शब्द का यदि आप देखेंगे तो बहु का मतलब बहुत सारी, उद्देश्य मतलब उसके उद्देश्य होने चाहिए। इसका मतलब योजना ऐसी हो जिसके एक से अधिक उद्देश्य हो तो वो क्या कहलाती है? बहुउद्देशीय परियोजना। तो बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उनको जो उद्देश्य की पूर्ति का जो लक्ष्य रखा जाता है वो एक से अधिक होता है। जैसे हम मान के चले, एक तो सिंचाई हेतु जल की पूर्ति, मान लो जल का स्टोरेज किया जाता है या कोई भी बांध बनाया जा रहा है, एक तो उद्देश्य है कि क्या कि सिंचाई के लिए जल की पूर्ति की जाएगी। दूसरा उद्देश्य हमने रखा कि जल विद्युत उत्पादन, कि जल के द्वारा विद्युत का उत्पादन भी किया जाएगा। तीसरा बाढ़ नियंत्रण और सूखा प्रबंधन, कि मतलब जो बाढ़ आती है नदियों में उस पर कंट्रोल किया जाएगा। और सूखा प्रबंधन, और जब बाढ़ की स्थिति नहीं होती, जो वर्षा काल जो होता है उसके अन्य जो दिनों में जब पानी की कमी हो जाती है, जब सूखा पड़ता है, उस समय भी पानी छोड़कर नदियों के द्वारा जो सूखा है उसका प्रबंधन किया जा सकता है। इसके अलावा जल का औद्योगिक उपयोग, उद्योगों में जो जल का उपयोग किया जा रहा है वह भी इन बांधों के माध्यम से उसकी भी पूर्ति की जा सकती है। पेयजल आपूर्ति, जहाँ पे पीने के पानी की आवश्यकता है वहाँ पर भी इन जो पीने के पानी के जो सोर्स हैं या नए जो बांध बनाते हैं उनसे पानी की आपूर्ति की जा सकती है। जैसे आप देख रहे होंगे जयपुर के अंदर जो पीने का जो पानी है वो कहाँ से आता है? बीसलपुर जो बांध बना हुआ है या कहीं बीसलपुर जो परियोजना है वहाँ से पानी की आपूर्ति की जाती है। तो इस तरीके से पेयजल आपूर्ति। इसके अलावा मछली पालन, आप ये भी देखते होंगे जो खाने के लिए बहुत सारे लोग मछली का उपयोग करते हैं, तो मछली का पालन भी इन बांधों में किया जाता है। तीसरा जल क्रीड़ा और पर्यटन विकास, जब इस तरीके के जो बड़े बांध बनाए जाते हैं वहाँ पे लोग जब घूमने फिरने के लिए आते हैं, मतलब इस तरीके से वहाँ पे पर्यटन का विकास भी किया जा सकता है जिससे सरकार को या स्थानीय लोगों का एक जीवन स्तर भी उच्च होता है। तो इस तरीके से पर्यटन का विकास भी होता है और पर्यावरण संरक्षण भी होता है। तो इस तरीके से एक ही योजना तैयार करते हैं और उसमें इतने सारे जब उद्देश्य होते हैं तो उनको कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। जब अपना जो देश आजाद हुआ था उस समय प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जितनी भी बहुउद्देशीय जो परियोजनाओं का निर्माण किया गया इनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। ये अच्छे से याद रखें कि ये बात किसने कही थी? आधुनिक जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये कोटेशन ऐसे कैसे पूछ लिया जाता है, इसलिए अच्छे से याद रखें। इसके आगे हम बात करें, अब जो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, कुछ योजनाओं को केंद्र सरकार संचालित करती है और कुछ जो योजनाएं होती हैं उनको राज्य सरकार संचालित करती हैं। यदि अपन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार से संचालित हैं और कौन सी योजनाएं हैं जो राज्य सरकारों के द्वारा संचालित हैं। यहाँ पे हम बात करें केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएं, भाखड़ा नांगल परियोजना ये किसके द्वारा संचालित है? केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, जो सतलज नदी पे बनी हुई है। दामोदर घाटी परियोजना यह भी केंद्र द्वारा संचालित है, जो दामोदर नदी पर बनी हुई है। हीराकुंड परियोजना ये उड़ीसा में महानदी पर स्थापित है और यह भी केंद्र द्वारा संचालित है। रिहंद परियोजना ये गंगा की सहायक नदी जो सोन नदी है
और सोन की सहायक नदी है रिहंद नदी, उस पर स्थापित है उत्तर प्रदेश में, तो ये और केंद्र से द्वारा संचालित है। कोसी नदी, ये इस कोसी नदी को, कोसी परियोजना जो कोसी नदी पर स्थापित है, और ये कोसी नदी है बिहार का शोक भी कहलाती है। आगे टिहरी परियोजना, ये भागीरथी नदी पर स्थापित है और केंद्र द्वारा संचालित है। अब राज्य सरकारों के द्वारा जो स्थापित योजनाएं हैं उनके बारे में हम बात करें तो उसमें है जैसे चंबल परियोजना, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की योजना है और ये चंबल नदी पर स्थापित है। नागार्जुन सागर परियोजना, ये कृष्णा नदी पर स्थापित है और आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसकी परियोजना है। तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर स्थापित है और कहाँ पे, कर्नाटक में, और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों स्टेट जो हैं इनके द्वारा संचालित है। सरदार सरोवर परियोजना, ये नर्मदा नदी पर स्थापित है और गुजरात, एमपी और राजस्थान तीनों जो स्टेट हैं इनके द्वारा संचालित है। मयूराक्षी परियोजना, ये झारखंड और वेस्ट बंगाल इन दोनों के द्वारा संचालित है और ये जो मयूराक्षी जो नदी है इसी पे संचालित है या उसी पे स्थापित है। आगे फरक्का परियोजना, ये गंगा नदी पर स्थापित है वेस्ट बंगाल में। माही परियोजना, ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है जो माही नदी पर स्थापित है राजस्थान में। गंडक परियोजना, ये गंडक नदी पर स्थापित है, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों स्टेट की संयुक्त परियोजना है और गंडक जो नदी है ये गंगा की सहायक नदी है। मचकुंड परियोजना, ये गोदावरी जो नदी है उस पर स्थापित है और आंध्र प्रदेश और जो ओडिशा है इन दोनों की संयुक्त परियोजना है। इस तरीके से हमने केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं और राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं के बारे में देखा। अब इन सब की मैप पे स्थिति देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे स्थापित है। यहाँ पे आप भारत का मैप देख रहे हैं। इनके अगर हम बात करें कि कौन सी योजना कहाँ पर स्थापित है तो यहाँ पे जो मैंने ब्लू डॉट में प्रदर्शित किया है ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित है और जो ग्रीन डॉट में है ये स्टेट के द्वारा जो संचालित हैं योजनाएं वो हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें भांकड़ा परियोजना के बारे में, तो यहाँ पे ये भांकड़ा नांगल बांध बना हुआ है कौन सी नदी पे, सतलज नदी पे। इसके बाद में बात करें यहाँ पे ये टिहरी परियोजना आप देख रहे होंगे और टिहरी जो ये भागीरथी जो नदी है उस पे स्थापित है। उसके बाद में मैं बात करूँ कोसी परियोजना, यहाँ पे ये गंगा की सहायक नदी है कोसी नदी, उस पे स्थापित है। रिहंद परियोजना, यहाँ पर ये सोन नदी है और इसी की सहायक नदी है यहाँ पर रिहंद, उसी पे स्थापित है रिहंद परियोजना। यहाँ पर है ये दामोदर नदी और दामोदर नदी पे स्थापित है दामोदर परियोजना। यहाँ पे ये है महानदी और महानदी पे स्थापित है हीराकुंड परियोजना। ये सारी जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं हैं वो हैं। अब बात करें हम स्टेट जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में, तो ये जो रेड कलर में जितना लिखा हुआ है ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं वो है। तो इनमें सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर ये गंडक परियोजना जिसका अभी अपन ने अध्ययन किया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के द्वारा संचालित है, जो ग्रीन डॉट में यहाँ पे गंडक नदी पर है। यहाँ पे बात करें चंबल परियोजना जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की है और इस पे 4 बांध बने हुए हैं, इसलिए मैंने 4 डॉट लगाए हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर यहाँ पे जवाहर सागर और ये कोटा बैराज, इस तरीके से ये 4 बांध बने हुए हैं। उसके बाद में ये है माही नदी पे माही परियोजना। यहाँ पर नर्मदा जो नदी है इस नर्मदा नदी पे यहाँ पे सरदार सरोवर परियोजना। इसके अलावा यहाँ पे ये जो तुंगभद्रा नदी है कर्नाटक में, यहाँ पर है तुंगभद्रा परियोजना। और यहाँ पर ये कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना है, नागार्जुन सागर परियोजना। और यहाँ पे गोदावरी नदी पे ये मचकुंड परियोजना। और यहाँ पर ये गंगा नदी जो है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर है फरक्का परियोजना। और इसी फरक्का परियोजना के नीचे एक और नदी बहती है जिसका नाम है मयूराक्षी और उसी पे स्थापित है मयूराक्षी परियोजना। ये सारी परियोजनाएं स्टेट के द्वारा जो संचालित और केंद्र के द्वारा जो संचालित है उसके बारे में अपन ने यहाँ पे अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो अलग से जिन
परियोजनाओं के बारे में विस्तार से अपने सिलेबस में दे रखा है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे इसके बाद जो नेक्स्ट अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे भांकड़ा नाकल परियोजना के बारे में, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।